हेलो स्टूडेंट्स, नाउ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये पहले फर्स्ट पार्ट आई हैव गिवन, पहला पार्ट मैंने दिया था जिसमें मैंने न्यूटन के आपके बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स और इसके बारे में मैंने आपको बताया था, फोर्स के बारे में। अब जो है जो नेक्स्ट पार्ट है, उस नेक्स्ट पार्ट में आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पहले अगर न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बात करें, अ बॉडी इज एट रेस्ट विल बी रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इज इन मोशन इट बी कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एंड it is compared by an external force to change its state for rest of the uniform motion। देखो, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अनटिल और अनलेस अगर उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो ये होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहता है ये लॉ? कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो इसको न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि जैसे लगा लीजिए एक बॉल है, समझ रहे हैं, एक बॉल है, बॉल को हमने ऐसे ज़मीन में लुढ़का दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ समय पर बॉल जाती रहती है, जाती रहती है, चलती रहती है, कुछ समय बाद तो रुक जाती है। ऐसा तो नहीं कि आपने बॉल आपने लुढ़का दी तो वो पूरे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा लगा लेगी और पूरा वो चलती ही रहेगी, कभी रुकेगी नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो लेकिन ये जो न्यूटन ने जो लॉ दिया, तो इसका कहने का मतलब क्या है? ये इसके अकॉर्डिंग तो ये कह रहा है कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, जो बॉडी मोशन में है मोशन में रहेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में। हम देखते हैं कि अगर हम बॉल को फेंक दें, सिंपल सा हम बात करें, तो वो क्या होता है, कुछ समय तक चलती है फिर समय रुक जाती है। तो अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो उसने दिया ये तो वैलिड है ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को आप देखिए, महसूस करिए, फील करिए, जब आप बॉल फेंकते हैं तो फेंकने के बाद बॉल लुढ़कती है तो कहीं ना कहीं जो आपका ज़मीन है, जो लेयर है, अर्थ की जो लेयर है, यानी कि जो आपका अर्थ क्रस्ट है, यानी कि जो आपकी ज़मीन है, वो क्या करती है, उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है। अब वो फोर्स तो हमें नज़र नहीं आया, लेकिन वो कहीं ना कहीं है, जिसकी वजह से बॉल रुक गई। अगर ऐसा ना हो, अगर ये हो कि कोई भी, अगर हम बॉल को लुढ़का दें और कोई भी फोर्स ना हो, ना फ्रिक्शनल फोर्स हो, ना कोई भी फोर्स ना हो, तो वो बॉल कभी नहीं रुकेगी, वो बॉल क्या है, चलती रहेगी। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हम एक दे सकते हैं। जैसे हम अगर प्लेनेट की बात करें, जैसे अर्थ के बाहर अगर हम जाएं या ब्रह्मांड की बात करें, तो वहाँ पर देखिए, अगर कोई आप वहाँ लेके जाएं और वहाँ पर बॉल फेंक दें, ठीक है, जैसे आप क्या करें, एक बॉल लेके जाएं, वही प्रैक्टिकल जो आपने अर्थ पे किया वही प्रैक्टिकल अगर आप वहाँ पर करें, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉल जो है वो चलती ही रहेगी, आपकी बॉल रुकेगी ही नहीं। ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन से, जिस मोशन से आपने फेंका है उसी मोशन से वो लगातार कंटिन्यू वहाँ पर घूमती ही रहेगी। क्यों, वहाँ क्यों घूम रही है, वहाँ पर क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। समझ रहे हैं ना? तो कहीं ना कहीं पर जहाँ यहाँ पर अगर हम अर्थ में कोई चीज़ करते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स अगर हम ना भी दें तो ऑब्वियसली लग जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स है, एयर फ्रिक्शन है, कई तरह के ऐसे फोर्स है जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन वो लगते हैं। और कोई भी चीज़ मोशन में है, अगर वो क्या है, अगर वो कह रहा है कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रखिए। रेस्ट का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे अगर समझ लीजिए कोई टेबल है, टेबल आपने रखी है कहीं पर, ठीक है, तो टेबल आपकी रखी है, तो टेबल आपकी क्या है, जब तक आप उसको मूव नहीं करेंगे तब तक वो मूव नहीं होगी, तब तक कहीं ना कहीं पर अपने आप ऐसा नहीं होगा कि टेबल आपकी, अभी आपने सुबह आप टेबल आपके सोफे के सामने, तो शाम को आपकी टेबल घूमते हुए पूरी बाजार घूम के आ गई, ऐसा नहीं होगा ना, टेबल आपकी वही रहेगी जहाँ है। तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको इनर्शिया का लॉ भी कहते हैं। इनर्शिया मतलब वही होता है, हर एक चीज़ जो होती है वो अपने
होने वाले चेंजेस का अपोज करती है। ठीक है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी of a body due to which it resists a change of its state और rest और मोशन। देखो कोई भी चीज, जैसे क्या है, कोई भी बॉडी जो है, इनर्शिया क्या कहता है, इनर्शिया कहता है कि कोई भी चीज जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अपने होने वाले चेंज का अपोज करती है। ठीक है, जैसे आप इसका बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं, आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, अचानक ब्रेक लगता है तो आप आगे की ओर को गिरते हैं। आपका कभी ध्यान दीजिएगा, आप गाड़ी में अगर आप जा रहे हैं, अचानक ब्रेक लगता है तो आप आगे की ओर को गिरते हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको, धक्का क्यों लगता है, क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि आपके जो पैर है, जो गाड़ी के साथ है, गाड़ी को टच किया है, तो जब आप ब्रेक लगता है तो जो आपके पैर है वो तो रेस्ट में आ जाते हैं। जैसे गाड़ी एकदम से रुकी, झटके से रुकी, तो आपके पैर तो रेस्ट में आ गए, लेकिन जो आपके शरीर का ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, वो जो है आपके कमर से जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका रेस्ट में नहीं आ पाता, वो अभी भी मोशन चाह रहा है, वो अभी भी मोशन में है। तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा वो कन्फ्लिक्ट हो जाता है कि पैर, नीचे वाले पैर आपके स्टेशनरी हो गए, रेस्ट में आ गए, ऊपर वाला आपका रेस्ट में नहीं आया, इसी वजह से धक्का लग के आपको आगे की ओर को धक्का लगता है। ठीक है, तो ये लॉ आपको क्लियर हुआ। तो आप क्या करेंगे, इसका आप ये नोट्स भी तैयार करेंगे। ठीक है, नोट्स आप तैयार कर लीजिएगा, तो आपको रेडीमेड मैं बढ़िया से नोट्स बना के यहाँ पर डाल दूंगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, जिसको हम एक नाम उसका मोमेंटम, जिसको हम मोमेंटम भी कहते हैं। मोमेंटम क्या होता है? द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट मोमेंटम का मतलब क्या होता है? द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का मोमेंटम क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलो, अगर हम उसके मास और उसके वेलोसिटी को इंटू कर दें तो बॉडी का क्या आ जाएगा? मोमेंटम। अब मोमेंटम को समझना बहुत ज़रूरी है। मोमेंटम चीज़ क्या है? ठीक है, मोमेंटम क्या है? मोमेंटम मतलब होता है किसी को काम को करने की जो एबिलिटी है, जो पावर है। जिस तरह से समझ लीजिए आप, जैसे सुबह जब आप उठते हैं, ठीक है, सुबह आप, रात को आपने रेस्ट किया, सुबह आप काम करने के लिए जब आप उठे तो आपके अंदर एक नई एनर्जी है, आपका काम करने का एक मोमेंटम बना हुआ है, आपको काम करने की एक एबिलिटी, एक पावर आपके पास है। धीरे धीरे जब आप दिन भर काम करते हैं तो शाम के समय आप क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो वहाँ पर आपका मोमेंटम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो मोमेंटम के बारे में यही है कि आपका कहीं ना कहीं पर जो पावर है, जो एबिलिटी है काम करने की, उसे मोमेंटम कहा जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है P=mv। P मतलब होता है मोमेंटम, m इक्वल होता है मास ऑफ द बॉडी और v इक्वल टू वेलोसिटी। अच्छा, अब एक बात ध्यान देने वाली बात है, तो मोमेंटम कब ज़्यादा होगा? जब किसी बॉडी का मास ज़्यादा हो, ठीक है, वेलोसिटी ज़्यादा हो, तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होता है। जैसे समझ लीजिए, चलिए वेलोसिटी अगर कांस्टेंट भी है, जैसे समझ लीजिए दो पत्थर है, ठीक है, जैसे एक स्टोन ये है, एक स्टोन ये है, ये थोड़ा सा पतला है और ये वाला स्टोन थोड़ा सा बड़ा है। अगर हम सेम वेलोसिटी देके इनको फेंकें, जैसे समझ लीजिए ये 5 मीटर पर सेकंड से इसको फेंका और 5 मीटर पर सेकंड से हमने इसको भी फेंका, दोनों नीचे आए। ठीक है, दोनों नीचे आए। यहाँ पर अगर कोई भी है तो इसका मतलब, जैसे जब हम इस स्टोन को नीचे फेंकेंगे, इस नीचे वाले से छोटे वाले को और बड़े वाले को, अगर हम इसे किसी चीज़ में हिट करें, ठीक है, जैसे समझ लीजिए नीचे एक बॉक्स रखा है, अगर हमें प्रैक्टिकल करना है कि इंसान पे नहीं करना है, नहीं तो उसको बहुत चोट लग जाएगी। ठीक है, आपने प्रैक्टिकल किया कोई बॉक्स लेके, तो आपने देखा कि दोनों को आपने सेम स्पीड से फेंका, किसमें ज़्यादा पावर होगी? जो आपका, जिसमें मास ज़्यादा हो। तो कभी कभी भी आपने देखा होगा, अगर हम इसको फेंकें और इसको फेंकें तो सबसे ज़्यादा हिट किससे करेगा? इससे ज़्यादा हिट करेगा, इससे ज़्यादा डैमेज होगा, यानी कि इसका मोमेंटम ज़्यादा है। क्यों है ज़्यादा? क्योंकि इसका मास ज़्यादा। अगर मास ज़्यादा होगा तब भी मोमेंटम ज़्यादा होगा, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो तब भी मोमेंटम ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं आप लोग? जैसे समझ लीजिए दो पत्थर है, ठीक है, दोनों पत्थरों को हमने फेंका,
तो कम से कम अगर एक जैसे समझ लीजिए पहाड़ी से लुढ़कता हुआ कोई बड़ा सा पत्थर आए और पहाड़ी से लुढ़कता हुआ एक छोटा पत्थर आए, दोनों की वेलोसिटी सेम है, लेकिन ज़्यादा नुकसान कौन करेगा? बड़ा पत्थर। जो बड़ा वाला पत्थर जो लुढ़कते हुए आ रहा है वो बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा छोटे वाले की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त है, उसमें हिट करने की पावर बहुत ज़्यादा है। तो समझ रहे हैं? तो मोमेंटम को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट इट्स वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका उस समय इट्स वेलोसिटी जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा? जीरो होगा। समझ रहे हैं? जैसे अगर हम वेलोसिटी को जीरो करते हैं, अब कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसका क्या है? उसमें कोई काम करने की पावर नहीं है, अभी वो रेस्ट पे है। ठीक है, तो उसका मोमेंटम उस समय क्या है? जीरो है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वह मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। किस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, किस तरह से जा रहा है, इसका बड़ा रोल होता है। ठीक है, एक बड़े वाले पत्थर को अगर आप रोड में अगर आपने फेंका है तो वो कम हिट करेगी, लेकिन अगर आप ऊपर से डायरेक्शन से ऊपर से उसको फेंकेंगे तो वो ज़्यादा हिट करेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है किस डायरेक्शन से किस तरह से आप उसको फेंक रहे हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो इसकी एसआई यूनिट आप बना भी सकते हैं। ये हो गया किलोग्राम। देखिए ये हो गया आपका किलोग्राम। आप मास को किस में रखते हैं? किलोग्राम में। और वेलोसिटी को किस में रखते हैं? मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये आपकी एसआई यूनिट। ठीक है, तो एसआई यूनिट को किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में डिनोट करते हैं। अच्छा, इस पर बेस्ड एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं आप। ठीक, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मास 75 kg व्हेन ही वॉक। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है ये। ठीक है, व्हेन ही वॉक विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कह रहा है कि आपका व्हाट इज़ द मोमेंटम, इसका मोमेंटम क्या होगा जबकि इसका माप 75 kg है और ही वॉक विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर। तो हमें क्या क्या दिया है? सबसे पहले तो आपको क्या गिवन है? देखो m आपको दिया है 75 kg, v आपको दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्या है? बहुत इजी है, आप सीधे इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दीजिए। p इज इक्वल टू एम बी। पी इज इक्वल टू एम बी। एम की जगह पर 75, वी की जगह पर 2। तो ये देखिए 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सीनियर क्लास इंटर वगैरह में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, कर दीजिएगा। आप लोग बच्चे अच्छे हैं ना, तो आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, कुछ ज़्यादा मक्खन पॉलिश हो गया, लेकिन आप इसको पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर और लाइक कर दीजिएगा। इससे हमें क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आपको पूरा सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट करवा दूंगी, एक एक चीज़ आपको, सब आपको इस उस पर चैनल पर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।